एक चीफ मिनिस्टर, एक आदेश और गवर्नमेंट आंकड़े के मुताबिक कम से कम 16 कार सेवकों की मौत। ये वो फैसला था जिसने उत्तर प्रदेश के एक चीफ मिनिस्टर को हमेशा के लिए एक ऐसा खिताब दे दिया जो उनकी पहचान का हिस्सा बन गया, मुल्ला मुलायम। लेकिन 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या की सड़कों पर आखिर हुआ क्या और क्यों मुलायम सिंह यादव ने देश की एकता के नाम पर अपनी ही गवर्नमेंट और अपना पॉलिटिकल फ्यूचर दांव पर लगा दिया था। ये कहानी सिर्फ एक गोलीकांड की नहीं है, ये कहानी है उस दौर की जब भारत की राजनीति एक ऐसे दौराहे पर खड़ी थी जहां एक तरफ मंदिर का जुनून था और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की दुहाई। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जिसने अखाड़े की मिट्टी से निकलकर सियासत के शिखर को छुआ और एक ऐसा फैसला लिया जिस पर आज भी बहस होती है। क्या मुलायम सिंह का वो कदम एक पॉलिटिकल भूल थी या देश को एक बड़े सांप्रदायिक दंगों से बचाने की मजबूरी? आइए परत दर परत उस दिन की कहानी और उसके पीछे की सियासत को समझते हैं। साल 1990, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर हैं मुलायम सिंह यादव। पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने माहौल में एक अलग ही ऊर्जा भर दी। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। विश्व हिंदू परिषद ने 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा का ऐलान कर दिया। लाखों कार सेवक देश के कोने कोने से अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं और इन सब के बीच चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव एक ऐसा ऐलान करते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाता है। अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक सीधी चुनौती थी। एक तरफ आस्था का सैलाब था, दूसरी तरफ राज्य की पूरी ताकत। और इस टकराव का नतीजा जो हुआ उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस तूफान के केंद्र में जो शख्स था उसे समझने के लिए हमें थोड़े पीछे इटावा के सैफई गांव की धूल भरी गलियों में लौटना होगा। 22 नवंबर 1939 को एक साधारण किसान परिवार में जन्मे मुलायम सिंह यादव के पिता सुघर सिंह उन्हें एक पहलवान बनाना चाहते थे। अखाड़े में उन्होंने कुश्ती के दांव पेच सीखे और शायद यहीं से उन्होंने राजनीति के वो पैतरे भी सीखे जो उन्हें आगे चलकर धरती पुत्र और नेताजी बनाने वाले थे। पहलवानी में तो उन्होंने नाम कमाया, लेकिन उनकी मंजिल कहीं और थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक टीचर बने, लेकिन उनका मन हमेशा समाज और राजनीति की उथल पुथल में लगा रहता था। वो दौर था राम मनोहर लोहिया और राज नारायण जैसे समाजवादी दिग्गजों का। उनकी विचारधारा ने मुलायम जैसे कई नौजवानों को अपनी ओर खींचा। लोहिया का समाजवाद जो पिछड़ों, दलितों और गरीबों के हक की बात करता था, मुलायम के दिल में उतर गया। उन्होंने शिक्षक की नौकरी छोड़ी और पूरी तरह से सियासत में कूद पड़े। उनका पॉलिटिकल सफर 1967 में महज 28 साल की उम्र में अपने पॉलिटिकल गुरु नत्थू सिंह के आशीर्वाद से जसवंत नगर सीट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार विधायक बनने से शुरू हुआ। यह एक शानदार शुरुआत थी। उनका अंदाज ठेठ देसी था। वो जमीन से जुड़े नेता थे जो गांव देहात के लोगों की भाषा में बात करते थे और उनके दुख दर्द को समझते थे। यही वजह थी कि लोग उनसे सीधा जुड़ाव महसूस करते थे। उनकी शुरुआती पॉलिटिकल जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने कई पार्टीज बदली। चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल से लेकर जनता पार्टी तक वो हमेशा समाजवादी खेमे का एक अहम हिस्सा बने रहे। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया तो कई विपक्षी नेताओं की तरह मुलायम सिंह यादव को भी करीब 19 महीने जेल में बिताने पड़े। जेल के इस अनुभव ने उनके इरादों को और भी मजबूत कर दिया। 1980 के दशक तक मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। वो अपनी संगठनात्मक क्षमता और पॉलिटिकल समझ के लिए जाने जाते थे। 1985 के चुनाव में लोकदल मुख्य विपक्षी पार्टी बनी और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। उन्होंने किसानों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को जोर जोर से उठाया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो अब सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि सत्ता के एक प्रमुख दावेदार के रूप में देखे जाने लगे थे। यही वो पृष्ठभूमि थी जिसने उन्हें 1989 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पद तक पहुंचाया।
एक ऐसे वक्त में जब देश और प्रदेश की राजनीति एक बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही थी। 1980 का दशक भारतीय राजनीति में एक बड़े मंथन का दौर था। कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। इस दशक के बीच 1985 में शाह बानो केस सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाह बानो को उसके पति द्वारा गुजारा भत्ता दिए जाने का फैसला सुनाया। इस फैसले का मुस्लिम समाज के एक बड़े और रूढ़िवादी तबके ने जोरदार विरोध किया। इसे इस्लाम के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी बताया। दबाव में आकर तत्कालीन राजीव गांधी की कांग्रेस गवर्नमेंट ने संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस कदम की भारी आलोचना हुई और कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे। इस एक घटना ने देश में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की नींव डाल दी। इस तुष्टीकरण के आरोप को बैलेंस करने की कोशिश में या शायद एक और पॉलिटिकल दबाव में 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया। ये ताला दशकों से बंद था। ताला खुलते ही हिंदुओं को विवादित स्थल पर पूजा करने की इजाज़त मिल गई। इस फैसले ने राम मंदिर आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन जो लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे थे, अब और भी आक्रामक हो गए। इसी सियासी माहौल में भारतीय जनता पार्टी का उदय हो रहा था। 1984 के चुनाव में सिर्फ 2 सीट जीतने वाली बीजेपी एक ऐसी राजनीतिक जमीन तलाश रही थी जो उसे राष्ट्रीय पटल पर स्थापित कर सके। 1989 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुए अपने अधिवेशन में बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर राम मंदिर निर्माण को अपना एजेंडा में शामिल कर लिया। इस एजेंडा को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से एक रथ यात्रा शुरू की। यह कोई आम यात्रा नहीं थी। एक एयर कंडीशन बस को रथ का रूप दिया गया था। यह यात्रा जहां जहां से गुजरती वहां वहां भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ता। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जैसे नारे हवा में गूंज रहे थे। इस यात्रा का मकसद 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, जहां वीएचपी ने मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा का ऐलान किया था। यह रथ यात्रा एक पॉलिटिकल शक्ति प्रदर्शन थी जिसने पूरे देश में जबरदस्त ध्रुवीकरण पैदा कर दिया। एक तरफ लाखों लोग थे जो इसे अपनी आस्था की अभिव्यक्ति मान रहे थे, तो दूसरी तरफ देश का एक बड़ा वर्ग, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय, इसे लेकर डरा हुआ था। माहौल विस्फोटक था और इस रथ यात्रा की आखिरी मंजिल थी उत्तर प्रदेश, अयोध्या। उस वक्त उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे मुलायम सिंह यादव, जो अब अपने पॉलिटिकल जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने वाले थे। 5 दिसंबर 1979 मुलायम सिंह यादव ने अपने पॉलिटिकल जीवन में पहली बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली। ये एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन ये कांटों का ताज था। उनकी जनता दल की गवर्नमेंट बीजेपी के बाहरी समर्थन पर टिकी थी। ये एक नाजुक और विरोधाभासी गठबंधन था। एक तरफ मुलायम सिंह यादव थे जो लोहिया के समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों से निकले थे, और दूसरी तरफ बीजेपी थी जो अपने हिंदुत्व एजेंडा को धार दे रही थी। ये शक बहुत जल्द ही एक बड़े संकट में बदल गया जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने पूरे देश में माहौल गरमा दिया था। तो सबसे बड़ी चुनौती मुलायम सिंह यादव के सामने ही थी। रथ को अयोध्या पहुंचना था जो उनके राज्य में था। उन पर 2 तरफा दबाव था। एक तरफ बीजेपी थी जो उनकी गवर्नमेंट को समर्थन दे रही थी और चाहती थी कि यात्रा को ना रोका जाए। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा का भरोसा दिलाने की संवैधानिक जिम्मेदारी थी। मुलायम सिंह ने कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया। उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर विवादित ढांचे को टूटने नहीं देंगे। उनका वो बयान अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा हर अखबार की सुर्खियां बन गई। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि आडवाणी और वीएचपी को एक सीधी चेतावनी थी। इस बीच केंद्र में वीपी सिंह की गवर्नमेंट भी इसी संकट से जूझ रही थी। आखिरकार 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा को रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के साथ ही बीजेपी ने केंद्र की वीपी सिंह गवर्नमेंट से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ा। बीजेपी ने मुलायम सिंह गवर्नमेंट से भी अपना समर्थन खींच लिया। अब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट अल्पमत में थी।
लेकिन मुलायम सियासत के माहिर खिलाड़ी थे। उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से अपनी कुर्सी बचा ली। लेकिन अब वो एक नई पॉलिटिकल हकीकत का सामना कर रहे थे। आडवाणी की गिरफ्तारी के बावजूद वीएचपी और बजरंग दल अपने कार्यक्रम पर अड़े रहे। उन्होंने ऐलान किया कि कुछ भी हो जाए, 30 अक्टूबर को अयोध्या में तय कार्यक्रम के अनुसार कार सेवा होकर रहेगी। देश भर से लाखों कार सेवक पैदल, बस से, ट्रेन से, हर संभव तरीके से अयोध्या की ओर कूच करने लगे। मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने अयोध्या को एक किले में तब्दील कर दिया। शहर की सीमाएं सील कर दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया और हजारों की संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया। एक तरफ आस्था का सैलाब था जो हर बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ना चाहता था, और दूसरी तरफ एक चीफ मिनिस्टर था जो अपने उस ऐलान पर कायम था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। 30 अक्टूबर की सुबह एक बड़े टकराव की पटकथा लेकर उगने वाली थी। 30 अक्टूबर 1990। अयोध्या की सुबह तनाव से भरी थी। शहर में कर्फ्यू था और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। सरकार का दावा था कि अयोध्या पूरी तरह से सील है, लेकिन इन दावों के बावजूद हजारों कार सेवक गांव की पगडंडियां, खेतों और सरयू नदी के रास्ते अयोध्या में घुसने में कामयाब हो चुके थे। उनका एक ही लक्ष्य था, विवादित ढांचे तक पहुंचना। सुबह करीब 10 बजे कार सेवकों का एक बड़ा हुजूम आगे बढ़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन जुनून के आगे सब बेअसर था। इसी बीच एक साधु ने पुलिस की एक खाली बस पर कब्जा कर लिया और उसे बैरिकेडिंग की तरफ तेजी से दौड़ा दिया। बस बैरिकेड तोड़ती हुई आगे निकल गई और उसके पीछे पीछे हजारों कार सेवकों का सैलाब विवादित परिसर की ओर बढ़ चला। देखते ही देखते हजारों कार सेवक बाबरी ढांचे के पास पहुंच गए। कुछ नौजवान गुंबदों पर चढ़ गए और उन्होंने वहां भगवा झंडा फहरा दिया। सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी थी। माहौल बेकाबू हो चुका था और फिर लखनऊ से वो आदेश आया जिसने सब कुछ बदल दिया। चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव को जब यह खबर मिली कि कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं, तो उन्होंने स्थिति को किसी भी कीमत पर नियंत्रित करने का आदेश दिया। पुलिस को गोली चलाने की इजाजत मिल गई। आदेश मिलते ही सुरक्षा बलों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ गोलियों का शिकार हुए तो कुछ भगदड़ में कुचल गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दिन की गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन वीएचपी का दावा था कि मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा थी। इस गोलीकांड ने आग में घी का काम किया। वीएचपी ने 30 अक्टूबर को मारे गए कार सेवकों को शहीद घोषित किया और 2 नवंबर को फिर से कार सेवा का ऐलान दिया। सरकार ने कर्फ्यू और सख्त कर दिया, लेकिन गुस्साए कार सेवक फिर सड़कों पर उतर गए। 2 नवंबर का दिन 30 अक्टूबर से भी ज्यादा खूनी साबित हुआ। इस दिन की कहानी 2 भाइयों राम और शरद कोठारी के जिक्र के बिना अधूरी है। कोलकाता के रहने वाले 22 साल के राम और 20 साल के शरद आरएसएस के कार्यकर्ता थे। वो कार सेवा के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अयोध्या पहुंचे थे। 30 अक्टूबर को वो उन पहले कार सेवकों में से थे जो गुंबद पर चढ़े थे। 2 नवंबर की सुबह हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे। कोठारी बंधु भी इसी भीड़ में थे। पुलिस ने उन्हें एक संकरी गली में घेर लिया, जिसे आज शहीद मार्ग के नाम से जाना जाता है, और सीधी फायरिंग शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक पहले छोटे भाई शरद को गोली लगी। उसे गिरता देख बड़ा भाई राम उसे बचाने दौड़ा, लेकिन अगली ही गोली ने उसकी भी जान ले ली। इस दिन की गोलीबारी और भी भयानक थी। कई और लोगों की मौत हुई। सरकारी आंकड़े कुल मिलाकर 16-17 मौतों की बात करते हैं, पर गैर सरकारी स्रोत ये संख्या 50 से भी ज्यादा बताते हैं। अयोध्या की धरती कार सेवकों के खून से लाल हो चुकी थी। मुलायम सिंह यादव ने कानून का राज तो बचा लिया था, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई थी, और इसी घटना के साथ जन्म हुआ एक नए नाम का, मुल्ला मुलायम। अयोध्या में गोलियों की गूंज शांत हुई तो देश की सियासत में भूचाल आ गया। इस घटना ने मुलायम सिंह की छवि को 2 हिस्सों में बांट दिया। हिंदू संगठनों और बीजेपी के लिए वो हिंदू विरोधी और हत्यारे चीफ मिनिस्टर बन गए। उनके विरोधियों ने उन्हें नया नाम दिया, मुल्ला मुलायम। यह नाम उन्हें चिढ़ाने और उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में गढ़ने के लिए इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ मुस्लिम वोट्स के लिए हिंदुओं की आस्था पर गोली चलवा सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। जहां एक बड़ा वर्ग उनसे नफरत कर रहा था,
वहीं देश का मुस्लिम समुदाय जो राम मंदिर आंदोलन से असुरक्षित महसूस कर रहा था, मुलायम सिंह यादव में अपना रक्षक देखने लगा। इस एक फैसले ने मुलायम को रातों रात मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा नेता बना दिया। गोलीकांड के फौरन बाद 1991 में हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई और वो बुरी तरह चुनाव हार गए। बीजेपी, जिसे इस घटना से सहानुभूति की लहर मिली, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बने। पहली नजर में यह मुलायम की हार थी, लेकिन मुलायम दूर की सोच रहे थे। 4 अक्टूबर 1992 को उन्होंने लखनऊ में अपनी नई पार्टी की नींव रखी, समाजवादी पार्टी। इसके कुछ ही महीनों बाद 6 दिसंबर 1992 को कल्याण सिंह सरकार के रहते कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। इस घटना ने एक बार फिर मुलायम की रक्षक वाली छवि को मजबूत किया। मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका था, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार मस्जिद को बचाने में नाकाम रही थी। इस नए समीकरण की असली परीक्षा 1993 के विधानसभा चुनाव में हुई। बीजेपी राम लहर पर सवार थी और उसकी जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन मुलायम ने एक ऐसा दांव चला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने दलित नेता कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। एक नया नारा गूंजा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के मुस्लिम, यादव और दलित वोट्स को एक साथ लाकर बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया। मुलायम सिंह यादव दूसरी बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। मुल्ला मुलायम का ताना उनके लिए एक राजनीतिक संजीवनी साबित हुआ था। ये कहानी सिर्फ एक नेता या एक घटना की नहीं है, ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाली कहानी है। आपके अनुसार क्या मुलायम सिंह का फैसला देश की एकता के लिए जरूरी था या एक पॉलिटिकल भूल? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही गहरी राजनीतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अयोध्या गोलीकांड का असर सिर्फ 1990 के दशक तक सीमित नहीं रहा। इसने उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति पर एक गहरी छाप छोड़ी। एक तरफ इसने बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडा को मजबूत किया। कार सेवकों की शहादत बीजेपी के लिए एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन गई, जिसका इस्तेमाल उसने दशकों तक किया। दूसरी तरफ इसने उत्तर प्रदेश में एक बेहद शक्तिशाली सामाजिक गठबंधन की नींव रखी, जिसे MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण के नाम से जाना गया। मुलायम सिंह यादव इस समीकरण के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। ये एक ऐसा वोट बैंक था जिसने समाजवादी पार्टी को कई सालों तक उत्तर प्रदेश की सत्ता के केंद्र में बनाए रखा। मुलायम सिंह की विरासत हमेशा इस एक फैसले के चश्मे से देखी जाती रहेगी। उनके समर्थक मानते हैं कि उन्होंने उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की। उनका तर्क है कि अगर उस दिन कार सेवकों को नहीं रोका जाता तो पूरे देश में ऐसे सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते थे जिन्हें संभालना नामुमकिन हो जाता। मुलायम ने खुद कई बार अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उनके सामने देश की एकता और अपनी सरकार में किसी एक को चुनने का विकल्प था और उन्होंने देश को चुना। 2017 में उन्होंने कहा था, देश की एकता के लिए मुझे गोली चलवानी पड़ी, अगर और भी जाने जाती तो भी हम देश की एकता के लिए उन्हें कुर्बान कर देते। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले का उन्हें अफसोस है, लेकिन ये जरूरी था। इस घटना के बाद मुलायम सिंह यादव पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगते रहे। सोशल मीडिया के दौर में उनका एक वीडियो क्लिप अक्सर वायरल होता है, जिसमें वो कहते दिखते हैं, हम तो हिंदुओं के दुश्मन हैं। लेकिन फैक्ट चेक से यह साबित हो चुका है कि ये वीडियो एडिटेड है और एक लंबे भाषण का छोटा सा हिस्सा है, जिसमें वो असल में बीजेपी द्वारा उन पर लगाए जा रहे आरोपों को दोहरा रहे थे। आखिरकार यह फैसला मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक चरित्र की जटिलता को दिखाता है। वो एक ही समय में धर्मनिरपेक्ष नायक भी थे और एक सख्त प्रशासक भी। एक तरफ उन्होंने पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक आवाज दी, तो दूसरी तरफ उन पर कानून व्यवस्था की कीमत पर अपने वोट बैंक को संरक्षण देने के आरोप भी लगे। मुल्ला मुलायम का खिताब उनके लिए एक गाली भी था और तमगा भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इतिहास के किस तरफ खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं। इटावा के अखाड़े से निकलकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और देश के डिफेंस मिनिस्टर बनने तक का मुलायम सिंह यादव का सफर भारतीय राजनीति के कई उतार चढ़ावों का गवाह रहा। वो एक जमीनी नेता थे जिन्हें सियासत की नब्ज की गहरी समझ थी, लेकिन इतिहास उन्हें सबसे ज्यादा उनके एक फैसले के लिए याद रखेगा। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश। उस एक आदेश ने न सिर्फ अयोध्या की बल्कि पूरे देश की राजनीति की धारा बदल दी। इसने मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम का वो उपनाम दिया जो उनकी राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन गया। इस फैसले ने उन्हें एक बड़े वर्ग का खलनायक बनाया,
वहीं दूसरे बड़े वर्ग का नायक भी। इसने भारत में धर्मनिरपेक्ष और हिंदुत्ववादी राजनीति के बीच की खाई को और भी गहरा कर दिया। एक ऐसी खाई जो आज भी भारतीय समाज का एक सच है। आज जब हम दशकों बाद उस घटना को देखते हैं तो सवाल अब भी वही है, क्या इतिहास मुलायम सिंह यादव को एक ऐसे नायक के रूप में याद रखेगा जिसने संविधान की रक्षा के लिए एक कड़ा लेकिन जरूरी फैसला लिया, या उन्हें एक ऐसे राजनेता के रूप में देखा जाएगा जिसने सत्ता में बने रहने के लिए निर्दोषों के खून से अपने हाथ रंगे? इसका जवाब शायद हमेशा बहस का विषय बना रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे मुलायम सिंह यादव की अपनी जटिल विरासत।